19 बदलते रंगों में। सुबह कार वाट कर मुझे साबरमती में चढ़ा गया। 2 बजे के लगभग स्टीमर का लंगर उठा और स्टीमर खुले समुद्र की तरफ बढ़ने लगा। मैं उस समय एक तरफ तख्त पर बैठा मुंडेर पर बाहें टिकाए पानी में बहती लहरों की जालियों को देख रहा था। पानी की सतह पर एक कार्ड तैर रहा था जिससे एक केकड़ा चिपका था। लहरें कार्ड को स्टीमर की तरफ धकेल रही थी, मगर केकड़ा निश्चिंत भाव से बैठा शायद अपनी नाव के स्टीमर से टकराने की राह देख रहा था। जब कार्ड स्टीमर के बहुत पास आ गया तो स्टीमर के नीचे से कटते पानी ने उसे फिर परे धकेल दिया। केकड़े ने अपनी 2 टांगे जरा सी उठाकर फिर से कार्ड पर जमा ली और उसी निश्चिंत मुद्रा में बैठा गति का आनंद लेता रहा। जब तक स्टीमर हार्बर में था तब तक समुद्र का पानी एक हरी आभा लिए था, पर स्टीमर खुले समुद्र में पहुंचने लगा तो पानी का रंग नीला नजर आने लगा। पीछे हार्बर में जापानी जहाज चुओमारो की चिमनियां नजर आ रही थी। हमारे एक तरफ खुला अरब सागर था और दूसरी तरफ भारत का पश्चिमी तट। तट से थोड़ी उधर पानी में 2 छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे रहे थे जो दूर से बहुत कुछ जापानी घरों जैसे ही लगते थे। इतनी दूर से देखते हुए पश्चिमी तट की रेखा एक बड़े से नक्शे की रेखा लग रही थी। बीच में दोनों द्वीपों से सफेद समुद्र कपोट उड़कर स्टीम की तरफ आ रहे थे। उनमें से कुछ तो रास्ते में ही पानी की सतह पर ऊपर जाते थे और नन्ही नन्ही कागज की नावों की तरह वहां तैरने लगते थे। दूसरी तरफ खुले पानी में सहसा एक तरफ की हरियाली घुल गई। मैं उस रंग को फैलते और धीरे धीरे विलान होते देख रहा, जैसे कि समुद्र के मन में सहसा एक विचार उठा हो जो अब धीरे धीरे उसके अवचेतन में डूबता जा रहा हो। मेरे साथ उसी तख्ते पर बैठा एक नवयुवक भी उस हरियाली को घुलते देख रहा था। उसने मेरी तरफ मुड़कर कहा, देखिए, जिंदगी कितना बड़ा चमत्कार है। मैं कुछ ना कहकर उसकी तरफ देखने लगा। आप जानते हैं ये हरियाली क्या है? वह बोला, ये प्लांटोस है, तैरते हुए जीव। इनमें पौधे और मांस युक्त प्राणी दोनों तरह के जीवाणु शामिल है। वह नवयुवक प्राणी विज्ञान का विद्यार्थी था और प्राणी विज्ञान की दृष्टि से ही समुद्र को देख रहा था। विद्यार्थियों की एक पार्टी किसी शोध प्रोजेक्ट के सिलसिले में गोवा आई थी। वह उस पार्टी का एक सदस्य था। पानी की तरफ संकेत करके वह फिर बोला, आप वह रस्सी देख रही हैं? मुझे पहले कोई रस्सी नजर नहीं आई, पर कुछ देर ध्यान से देखने पर पानी की सतह के नीचे एक लहराती हुई काली लकीर दिखाई दे गई। वह रस्सी ही है ना? उसने पूछा। हाँ, कोई पुरानी गली हुई रस्सी है, मैंने कहा। वह मुस्कुराया, नहीं, वह रस्सी नहीं है, वह भी एक जीव समूह है। जीव समूह? हाँ, जीव समूह, वह बोला। इन्हें एसिडियम जर्म परिवार कहते हैं। यह एक तरह की मछलियां हैं जो आपस में जुड़ी रहती हैं। ये रबर की तरह फैल सकती हैं और काटने से ही अलग होती हैं। बाद में ये फिर उसी तरह जुड़ने और बड़ी होने लगती हैं। मैं गौर से रस्सी को देखने लगा। प्राणी विज्ञान का विद्यार्थी बोला, यह समुद्र एक बहुत बड़ा जादूगर है। इसमें ना जाने कितनी तरह के जादू छिपे हैं। रात को चांद निकलने पर मैं आपको सोना चांदी और हीरे मोतियों की मछलियां दिखाऊंगा। सचमुच सोना चांदी की? वह हंसा और बोला, असली सोने चांदी की नहीं, केवल फास्फोरस से चमकने वाली मछलियां। और पानी के जीवों के संबंध में और भी कितना कुछ वह मुझे बतलाता रहा, पर मेरा ध्यान थोड़ी देर में उसकी बातों से हटकर डेक की तरफ चला गया, क्योंकि वहां एक नवयुवक और एक नवयुवती के बीच हारमोनिका बजाने की प्रतियोगिता छिड़ गई थी। साबरमती का वह 3rd क्लास का डेक किसी बड़े तबले से कम नहीं था। सारे डेक पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिस्तर ही बिस्तर बिछे थे, जो सब एक दूसरे से सटे हुए थे। कई 10 व्यक्तियों के परिवार को केवल 4 बिस्तर बिछाने की जगह मिली थी और वे उन 4 बिस्तरों पर ही घिचपिच होकर सोने जा रहे थे। जहां मैंने अपना बिस्तर बिछा रखा था वहां असुविधा और ज्यादा थी, क्योंकि स्टीमर का माल उसी हिस्से से चढ़ाया और उतारा जाता था। मेरे बिस्तर के एक तरफ एक लंबे तगड़े पादरी साहब का बिस्तर था और दूसरी तरफ 5 बार नमाज पढ़ने वाले मुसलमान सौदागर का। इस तरह मुझे 2 धर्मों के बीच सैंडविच होकर रात बितानी थी।
उस समय ज्यादातर लोग अपने अपने बिस्तरों पर ही बैठे थे। मेरी तरह कुछ थोड़े से ही लोग थे जो एक तरफ तख्त पर बैठे दोनों दुनियाओं का मजा ले रहे थे। हारमोनिका बजाने वाली प्रतियोगिता थोड़ी देर पहले शुरू हुई थी। नवयुवक एक तरफ के बिस्तरों पर प्रतिनिधित्व कर रहा था, नवयुवती दूसरी तरफ के बिस्तरों का। पहले नवयुवती ने हारमोनियम पर एक फिल्मी धुन बजाई थी। उसके समाप्त होते होते इधर से नवयुवक अपने हारमोनिका पर वही धुन बजाने लगा। उसके बजा चुकने पर इधर से उसे जोर से दाद दी गई। इस पर नवयुवती दूसरी धुन बजाने लगी। इस बार उसे उधर से जो दाद मिली वह और भी जोरदार थी। इससे यह प्रतियोगिता गढ़ी गई। जो हारमोनिका की कम और दाद देने की प्रतियोगिता अधिक थी। जहाज के दूसरे हिस्से से भी लोग आकर वहां जमा होने लगे थे। नवयुवक का पक्ष धीरे धीरे बलवान होता जा रहा था। अंत में एक धुन बजाने पर उसे बहुत ही जोर जोर से दाद दी गई तो उसने खड़े होकर नवयुवती की तरफ देखते हुए अपने होठ को छूकर सलाम किया। इस पर उसे और ही जोर से दाद दी गई। नवयुवती ने उसके बाद और धुन नहीं बजाई। स्टीम कुछ देर के लिए कारवाड़ दूर रुककर आगे बढ़ा तो सांझ हो चुकी थी। पानी का रंग सुरमई हो गया था। दूर एक लाइट हाउस की बत्ती 2 बार जल्दी जल्दी जलती, फिर बुझ जाती, फिर 2 बार जलती, फिर बुझ जाती। अंधेरा घिरा था। लाइट हाउस के पीछे का आकाश रुपहला काला नजर आने लगा था। आकाश के उस हिस्से के आगे लाइट हाउस की बत्ती का जलना और बुझ जाना ऐसा लग रहा था जैसे कौदती बिजली को 1 मीटर में बंद कर दिया गया हो और वह उस कैद से छूटने के लिए छटपटा रही हो। उसी तरह जैसे मलमल की आंचल में पकड़े जुगनू छटपटाते हैं। जैसे द्वीप में लाइट हाउस बना था वह और उसके आसपास के द्वीप स्याह पड़कर ऐसे लग रहे थे जैसे बाढ़ में डूबे बड़े बड़े दुर्ग या पानी के अंदर से उठे जलचरों। पूर्वती आकाश में रात हो गई थी और तारे झिलमिलाने लगे थे, पर पश्चिम की ओर अरब सागर के क्षितिज में अभी सांझ शेष थी। परंतु सांझ के वे बादल कुछ देर पहले सुर्ख और तबाही थे और जिनके कारण सूर्यास्त सुंदर लग रहा था अब स्याही से घूमते जा रहे थे। समय सांझ के सौंदर्य के आगे बढ़ आया था, रात के एक नए सौंदर्य को जन्म देने के लिए। स्टीम बहुत डोल रहा था। डेक पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कई कई तरह नृत्य मुद्राएं बनाए हुए चलना पड़ता था। बहुत से लोग गोवा से अपने पास छिपाकर शराब की बोतलें ले आए थे और उन्हें स्टीमर पर ही पी जाने की कोशिश में थे, क्योंकि आगे भारतीय कस्टम्स से फिर उन्हें छुपाने की समस्या थी। 2 आदमी जो पी पीकर धुत हो चुके थे एक दूसरे से और पीने का अनुरोध कर रहे थे। दोनों के दिमाग में यह बात समाई थी कि मुझे तो शराब का नशा चढ़ गया है, पर दूसरे को नहीं चढ़ी, इसीलिए दूसरे को अभी और पीनी चाहिए। दोनों दलीलें दे देकर एक दूसरे को यह समझाने की चेष्टा कर रहे थे। एक को अपने कान जलते सुनाई दे रहे थे, दूसरे को अपनी आंखें सुर्ख लग रही थी। अंत में दोनों ही अपने तर्क में सफल हुए, क्योंकि दोनों ने और शराब डाल ली। पास ही के कुछ स्त्री पुरुष ने पीकर ताल देते हुए एक कोकड़ी गीत गाना शुरू कर दिया था। ऐसे ही तरह तरह के गीत स्टीमर के अलग अलग हिस्सों में गाए जा रहे थे। मैंने कोशिश की कि कुछ देर सोता रहूं, पर एक तो वे आवाजें और दूसरा स्टीमर के डोलने का एहसास, मुझे जरा नींद नहीं आई। कुछ देर लेटे रहने के बाद मैं फिर से तख्त पर जा बैठा। समुद्र में ज्वार आ रहा था। बड़ी बड़ी लहरें किसी के उसास भरते वक्ष की तरह उठ गिर रही थी। जहाज के डोलने के साथ समुद्र की सतह के बहुत पास पहुंच जाना, फिर ऊपर उठना और फिर नीचे जाना बहुत अच्छा लग रहा था। बटकल में सामान उतारने के लिए जहाज तट से 5-6 मील इधर रुका और कुछ पाल वाले बड़े सामान उतारने के लिए गए। उनमें से एक सुल्तान ठीक नहीं था। हर ऊंची उठती लहर के साथ ऊपर उठकर जब वह नीचे जाता तो लगता कि बस अभी उलट जाएगा। सामान भर चुका था तो वह उसी तरह से एक तरफ लचकता हुआ किनारे की तरफ बढ़ने लगा। मुझे हर क्षण लग रहा था कि वह अब उल्टा, पर मलाहों को इनकी चिंता नहीं थी। मैं तो उनके खतरे से
खासी उत्तेजना महसूस कर रहा था और वे थे कि आराम से चप्पू चलाए जा रहे थे। जब बड़ा जहाज के पीछे से घूमकर दूसरी तरफ पहुंच गया तो मैं भी उसे देखने के लिए उधर चला गया, पर हुआ कुछ भी नहीं। बेड़ा लहरों पर उठता गिरता और उसी तरह एक तरफ को झुककर पानी को चूमता हुआ किनारे की तरफ बढ़ चला गया। प्राणी विज्ञान का विद्यार्थी शाम से ही सोना चांदी की मछलियां मुझे दिखाने के लिए परेशान था। स्टीमर के अलग अलग हिस्से में जाकर अलग अलग कोण से झांककर वह कहीं पर उनकी झलक पा लेने का प्रयत्न कर रहा था, पर अंत तक उसे सफलता नहीं मिली थी। लेकिन स्टीमर बटकल से चला तो मेरे सामने सहसा चमकीले जीवों से भरी एक नदी सी चली आई। चांद स्टीमर के इस तरफ आ गया था और जहां उनकी किरणें सीधी पड़ रही थी वहां असंख्यक सुनहरी मछलियां कांपती दिखाई दे रही थी, पर फास्फोरस से चमकने वाली मछलियां वे नहीं थी। लहरों पर चांदनी के स्पर्श से बनती मछलियां थी। आगे जहां स्टीमर की नाक लहरों को काट रही थी वहां फेन की एक नदी बन रही थी जो हल्के अवर्तों में बदलकर पानी के मुख्य स्थल में विलीन होती जा रही थी। रात के 2 बज चुके थे। मैं उसी तरह तख्त पर बैठा था। ज्यादातर लोग सो चुके थे। कुछ लड़के सोने वालों के पास जा जाकर उधम मचाते हुए नाविकों का गीत गा रहे थे। मैं भी उठा और जाकर बिस्तर पर लेट गया। लड़कों के शोर के बावजूद वातावरण में एक निस्तब्धता प्राप्त हो रही थी। स्टीमर के इंजन का शोर भी जैसे शोर नहीं था। समुद्र में गर्जन भी उस निस्तब्धता का ही एक भाग था। सब कुछ खामोश था। स्वयं रात भी जैसे सो रही थी, पर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं खुली आंखों से सिर पर झूलते आकाश को देख रहा था और सोच रहा था कि ऐसे में अब कल ऊपर को देखते जाना भी क्या एक तरह की नींद नहीं है।